सो हेलो गाइस, दिस इज़ मेहुल कुमार एंड आज से मैं एनएलपी की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें अपन पूरा एनएलपी डिटेल में पढ़ेंगे। एनएलपी होता क्या है, एनएलपी की एप्लीकेशंस क्या होती है, एनएलपी को यूज़ कैसे किया जाता है, एनएलपी के बिहाइंड क्या एल्गोरिदम्स काम कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें अपन इन डेप्थ पढ़ेंगे। बस आपको वीडियो वॉच करनी है और बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। आज की वीडियो का अपना पर्पस क्या है? आज की वीडियो में अपन पूरा देखेंगे कि एनएलपी, एक बेसिक एनएलपी का आइडिया लेंगे। एनएलपी होता क्या है, एनएलपी की एप्लीकेशंस क्या है, बिकॉज तुम एप्लीकेशंस के बारे में जानोगे तभी तुम्हें अच्छा मज़ा आने लगेगा, ठीक है। एनएलपी को पढ़ने के लिए तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। चलो, एनएलपी होता क्या है, ठीक है। एनएलपी के बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ एनएलपी? हेडिंग भी यही है। एनएलपी बेसिकली तुमने अपने घर में, या फिर तुम्हारे पास नहीं होगा तो तुम्हारे दोस्त के घर में कभी ना कभी एलेक्सा को तो देखा होगा। एलेक्सा एक छोटा सा डिवाइस होता है ऐसा सा, जिसमें तुम्हारा दोस्त, तुम अपने दोस्त के रूम पे जाते हो या फिर दोस्त के घर पे जाते हो तो तुम्हारा दोस्त, तुम अपने दोस्त से बोलते हो कि गाना बजा भाई, तो वो एलेक्सा को बोलता है, हे एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, और एलेक्सा बहुत जल्दी प्रोसेस करके और वो सॉन्ग प्ले कर देती है। तो यार इसके पीछे क्या अप्रोच लग रही है? एंड इस एलेक्सा को मेरी जो लैंग्वेज है, मैंने बोला हे एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, हे एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, जो भी तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है, तुमने इसको बोला कि इसने प्रोसेस करके इसने बजा दिया वो सॉन्ग। तो भाई ये सिंपल सा एनएलपी का एप्लीकेशन। एनएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, होप तुम समझ जाओगे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेसिकली ये एक मशीन है भाई, ये तो एक मशीन है। ये तो बाइनरी में खेलता है, 0 1 में खेलता है। बट इसने यार इस पूरे जो मैंने वर्डिंग करी है एलेक्सा प्ले दिस म्यूजिक, इसको इसने समझा कैसे? तो उसके पीछे एनएलपी काम कर रहा होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग काम कर रही होती है। हम मशीन को अपनी लैंग्वेज सिखाते कैसे हैं? दैट इज नोन एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बस। अब उस अप्रोच क्या है, उस चीज़ को सिखाने की अप्रोच क्या है? मैंने ये ऑडियो भेजा, बट ये ऑडियो सबसे पहले मेरा जो मशीन है वो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, ऑडियो टू टेक्स्ट। टेक्स्ट में नहीं तो वो डायरेक्टली ऑडियो को भी प्रोसेस कर सकता है, या फिर ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसको प्रोसेस कर सकता है। जैसे ऑडियो है, ऑडियो एक क्या है? ऑडियो बेसिकली तुम्हारा एक वेव है, वेव्स होती हैं ऑडियो। इनकी एम्पलीट्यूड को नोट किया जाता है एंड देन उससे फिर आगे प्रोसेसिंग होती है। वो अपन पूरा देखेंगे कैसे प्रोसेसिंग होती है, बट तुम जान लो अभी से कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब ये है। तो अब होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती क्या है। बेसिकली तुम्हारे पास मशीन है, मशीन को तुम्हें अपनी लैंग्वेज समझानी है, और एक बार मशीन अगर लैंग्वेज समझ गया तो उस लैंग्वेज को समझने के बाद वो उस लैंग्वेज से कुछ टास्क कर सकता है, बहुत सारे टास्क कर सकता है, ठीक है। मशीन के पास पावर है, मशीन के पास कंप्यूटेशनल पावर है, वो उस कंप्यूटेशनल पावर का यूज़ करके बहुत सारे टास्क कर सकता है। अपन सारे टास्क डिस्कस करेंगे, सारे तो नहीं मतलब बहुत सारे टास्क हैं, तुम सोच भी नहीं सकते उतने टास्क हैं। अपन कुछ इंपॉर्टेंट टास्क डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन आइडिया ले लेते हैं कि एप्लीकेशंस क्या क्या है भाई। भाई एप्लीकेशंस देखेंगे तभी तो मज़े आएंगे। उसकी कोर एप्लीकेशंस क्या है? एनएलपी यूज़ कहाँ होता है वो पूरा देखते हैं अपन, ठीक है। अभी कोर एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी, थोड़ा राइटिंग मुझे भी पता है थोड़ा राइटिंग बेकार आ रहा है, बट आई होप तुम समझ जाओगे, ठीक है। टॉपिक पे ध्यान दो, राइटिंग हो जाएगी ठीक। चल तो अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन में मैं कुछ एप्लीकेशन तुम्हें इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस बताऊंगा। जैसे कि हो गया अपने पास ईमेल प्लेटफॉर्म्स। ईमेल प्लेटफॉर्म तुमने अपना जीमेल देखा होगा, जीमेल, जीमेल हो गया, गूगल का जीमेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक हो गया। तो तुम्हारे जीवन में जीमेल में, ना कि जीवन में, जीमेल में कुछ चीज़ें स्पैम होती है, कुछ ईमेल्स ऐसे आते हैं स्पैम आते हैं, तो यार वो ऑटो कैटेगराइज हो जाता है। मतलब तुम्हारा जीमेल समझ आता है, वो इतना स्मार्ट है, उसके अंदर एनएलपी ऐसे काम कर रही है, एनएलपी काम कर रही है बिहाइंड द सीन, कि वो अगर कोई स्पैम ईमेल आया तो वो तुम्हें नहीं दिखेगा, वो डायरेक्टली स्पैम फोल्डर में चला जाएगा। और भी कैटेगराइजेशन होता है, जैसे मैं तुम्हें जीमेल खोल के दिखाता हूँ, लॉग्ड इन हो,
देखो यहाँ पर इनबॉक्स है, स्टार्ड है, स्नूज्ड है, सेंट है, ड्राफ्टेड है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पैम है, बिन है। तो ये सारी चीज़ें एक कैटेगरीज़ हैं और तुम्हारी मशीन इतनी, तुम्हारा जो प्लेटफ़ॉर्म है वो इतना इंटेलिजेंट है, एनएलपी इतना इंटेलिजेंट है कि उसने जो भी ईमेल आता है उसको इन सारी चीज़ों में, इन सारे बॉक्सेस में वो कैटेगराइज़ कर देता है। तो उसने क्या किया, प्रोसेस करा, नेचुरल लैंग्वेज है, उसको प्रोसेस करा, उसके अकॉर्डिंग उसने दिमाग लगाया, कहाँ जाना चाहिए और वो वहाँ जाके सेव हो गया। तो ये एक एप्लीकेशन है। उसके अलावा जैसे कि कैलेंडर इवेंट एक्सट्रैक्शन, कैलेंडर इवेंट एक्सट्रैक्शन, कोई कैलेंडर है, कैलेंडर है, कैलेंडर नहीं कैलेंडर, कैलेंडर है, उस कैलेंडर में डेट्स दे रखी है, उन डेट्स के नीचे इवेंट्स लिखा होता है, तुम्हारा इवेंट्स लिखे होते हैं कि भाई 24 तारीख को ये ब्ला ब्ला इवेंट है। तो तुम्हारा एनएलपी क्या करेगा, एक ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं जो जिसमें तुम अपना कैलेंडर देते हो, वो उस कैलेंडर में से एक्सट्रैक्ट करता है सारे इवेंट्स को और तुम्हें बता देता है कि भाई 24 तारीख को ये वाला इवेंट आने वाला है और 25 तारीख को ये वाला इवेंट आने वाला है। तो मतलब एक टाइप से एक्सट्रैक्ट करा है इसने, इमेज जो तुमने प्रोवाइड करी उसमें से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो वो सारी चीज़ें एनएलपी करता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया वॉइस बेस असिस्टेंट, वॉइस बेस असिस्टेंट, असिस्टेंट्स। तो वॉइस बेस असिस्टेंट जैसे कि वही गूगल का अपने पास आता है, कौन सा, गूगल होम, उसके अलावा एलेक्सा आता है। हाँ ऑफ कोर्स बहुत महंगे आते हैं, 3 से 4 हज़ार, उससे भी ज़्यादा प्राइस होता है इनका। एप्पल का सीरी आता है, एप्पल अफोर्डेबल तो है नहीं काफ़ी लोगों के लिए, तो वो सीरी को तो यूज़ नहीं कर सकते, तो अपन क्या यूज़ करते हैं, गूगल। गूगल का अपना गूगल असिस्टेंट आता है। और आजकल तो भाई सब क्या यूज़ कर रहे हैं, आजकल तो सब चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, बट तुम्हारे फ़ोन का कंट्रोल गूगल असिस्टेंट रखता है। चैट जीपीटी ये भी एक टाइप से एनएलपी का ही एप्लीकेशन है, आगे देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके अलावा हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, मॉडल सर्च इंजन। मॉडल सर्च इंजन, जैसे तुम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, इंजन, जैसे गूगल का सर्च इंजन हो गया, गूगल का सर्च इंजन हो गया, सर्च इंजन, इसके पीछे भी एनएलपी काम कर रही है। तुम गूगल को कुछ टाइप करते हो यहाँ पर, अपने टैब पे जाकर कुछ टाइपिंग करते हो यहाँ, तो जब तुम कुछ टाइप करते हो देन उसको सर्च करते हो तो पीछे एनएलपी चलती है। तुम्हारा जो टेक्स्ट है उसको पहले प्रोसेस किया जाता है, उसको समझा जाता है पूरा, गूगल का एल्गोरिदम उसको समझता है क्या टेक्स्ट है, उसके बेसिस पे वो तुम्हें चीज़ों को अरेंज करके देता है। जो सबसे अच्छी वेबसाइट है उसको सबसे टॉप पे डाल देगा, जो तुम्हारा जो क्वेरी है उस क्वेरी से सबसे ज़्यादा मैच कौन सा वेबसाइट कर रहा है उसको सबसे ऊपर डाल देगा। ऐसे वो कैटेगराइज करता है और विदिन कितने सेकंड में गूगल अपना टाइम भी दिखाता है, 0.000, तुमने देखा होगा सर्च रिजल्ट के अंदर कितने सेकंड में उसने सर्च करके दिखाया। तो बहुत अच्छा एल्गोरिदम उसके पीछे काम कर रहा होता है। उस एल्गोरिदम के बारे में अपन डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ, अपना मेन टास्क है एनएलपी। एल्गोरिदम तुम्हें निकाल के देता है डेटाबेस से सारा डेटा और एनएलपी के थ्रू तुम उसको दिखा देते हो, रिप्रेजेंट कर देते हो उसको, ठीक है, कैटेगराइज कर देते हो और भी बहुत सारी चीज़ें। देन उसके बाद हाँ, ये मशीन ट्रांसलेशन तुमने देखा होगा, मशीन ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन जैसे गूगल का ट्रांसलेटर तुमने देखा होगा, गूगल ट्रांसलेट। तुम कुछ भी लैंग्वेज डालते हो, एक तरफ दो बॉक्सेस होते हैं, तुम इधर कुछ लैंग्वेज डालते हो, जैसे तुमने डाली हिंदी और तुम्हें चाहिए इंग्लिश, तो वो इंग्लिश इधर रिप्रेजेंट हो जाएगी। तुमने डाली कुछ भी बंगाली डाल दी या फिर गुजराती डाल दी या फिर कुछ भी डाल दी और तुम्हें वो हिंदी इंग्लिश में चाहिए तो उसमें कन्वर्ट कर देगा। तुम कोई भी दो कॉम्बिनेशन लगा सकते हो और कुछ 200 से 300 लैंग्वेज गूगल ट्रांसलेट आराम से प्रोसेस कर सकता है। इससे भी ज़्यादा है, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट 200 से 300 के आसपास वो लैंग्वेजेस को कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक एनएलपी का ही एप्लीकेशन है, दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी, ठीक है।
काफ़ी हो गया। उसके अलावा और एप्लीकेशन मैं बताता हूँ, जैसे ग्रामरली तुमने यूज़ करा होगा। ग्रामरली ऑफ कोर्स सबने यूज़ करा होगा। तुम कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हो, कुछ भी पोस्ट डालते हो इंस्टाग्राम पे, उसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिखते हो। अब तुम सोचते हो कि यार क्या पता इसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, दूसरे लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे भाई इसको ग्रामर भी नहीं आती। तो उस चीज़ के लिए तुम्हारे पास ग्रामरली आ गई, ठीक है। ग्रामरली आ गई, वो क्या करती है, तुम्हारे जो भी टेक्स्ट डालते हो तुम, उसमें सजेशन देती है। नीचे रेड लाइन आती है, ब्लू लाइन आती है, डिफरेंट कैटेगरीज देती है। भाई इस टेक्स्ट को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, हैप्पी वे में कन्वर्ट करना है या फिर सैड वे में कन्वर्ट करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं ग्रामरली के पास, और सबसे इम्पोर्टेंट तो वही ग्रामर करेक्ट करना है। तो ग्रामरली भी इज़ ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ NLP। डिओलिंगो है, वो भी एक एप्लीकेशन है NLP का। डिओलिंगो, उसमें भी वो तुम्हें देता है कुछ टास्क बोलने के लिए कि तुम खुद से बोलो इस लैंग्वेज को। तो वो वही वॉइस टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन हो रहा है, वो भी NLP का ही पार्ट है। सो भाई ये लिस्ट तो चलती जाएगी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। सो इससे तुम्हें आई होप तुम्हें आइडिया लगा होगा कि NLP कितना इंपॉर्टेंट फील्ड है। और रोज़ तुम NLP का एप्लीकेशन देखते होगे। चैट GPT तो तुम रोज़ ही देखते होगे। चैट GPT, अब तो एक नया मॉडल भी आया है डीप सीक करके। इंटरेस्टेड यूज़र जाके दे सकते हैं उसको, डीप सीक मॉडल, जो कि चैट GPT के ओवन मॉडल के कंपेयर में उसको बीट कर रहा है कुछ कुछ मामलों में, नॉट कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई कुछ एप्लीकेशंस। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं कि यार इन एप्लीकेशंस को बनाने के लिए अपन को कुछ टास्क, हर एप्लीकेशन जो है उनमें कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टास्क अप्लाई हो रहा होगा। कि जैसे कुछ भी टास्क हो, जैसे कि यहाँ टेक्स्ट कैटेगराइजेशन टास्क हो रहा होगा, टेक्स्ट को कैटेगरीज में बांटा जा रहा होगा, ठीक है। इंटरनली ग्रामरली में जो भी तुम टेक्स्ट लिखते हो उसको कैटेगरीज में डिवाइड करा जा रहा होगा इंटरनली, एंड देन उसके बेसिस पे वो उसको पहले कैटेगरी में डिवाइड करता है कि यार ये सैड वे में कुछ बोलना चाहता है, और फिर उसको इसका इम्प्रूवमेंट वो वापस तुम्हें देता है एज अ रिजल्ट, ठीक है। पहले तुम्हारा टेक्स्ट जाता है इंटरनली, वो उसको ग्रामरली क्या करता है, प्रोसेस करता है कि वो टेक्स्ट हैप्पी वे में है, सैड वे में है, या फिर इमोशनल वे में है, मतलब ये तो इमोशन ही हो गया, और या फिर सार्केज्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो पहले कैटेगराइज करता है इस टेक्स्ट को, एंड देन उसके बेसिस पे उस टेक्स्ट का एक इम्प्रूवमेंट तुम्हें वापस देता है, ठीक है। तो ये एक टास्क है पर्टिकुलर टेक्स्ट कैटेगराइजेशन। तो हर एप्लीकेशन तुम देखोगे वो कहीं ना कहीं कुछ टास्क को यूज़ करके बनी होगी, मल्टीपल टास्क को यूज़ करके वो एप्लीकेशन बनी होगी। सो अब अपन वही टास्क डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो चलो अब यार NLP के टास्क देखते हैं, ठीक है। NLP क्या क्या टास्क कर सकता है, ठीक है, यूजिंग NLP व्हाट आर द टास्क वी कैन डू, ओके। सो NLP के टास्क देखते हैं, और ये सारे टास्क जितने भी टास्क हैं इन सब का यूज़ करके अपन डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाते हैं, जैसे कि ग्रामरली हो गया, ड्यूलिंगो हो गया, एंड एलेक्सा हो गया। बहुत सारी चीज़ें अपन ने ऊपर डिस्कस करी है, ठीक है। एंड हाँ, नोट्स बनाते रहना, ठीक है। मैं ये नोट तो समझ आएंगे नहीं तुम्हें, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि ये जो मेरी जो हैंड राइटिंग है वो थोड़ी और अच्छी कर लूँ, ठीक है। तो चलो, तो NLP के टास्क है डिफरेंट। सबसे पहला टास्क जो है वो है लैंग्वेज मॉडलिंग। लिख देता हूँ मैं, लैंग्वेज मॉडलिंग। लैंग्वेज मॉडलिंग का मतलब क्या है? लैंग्वेज मॉडलिंग का मतलब है कि तुम कोई एक टेक्स्ट लिख रहे हो, तुम मान लो अपनी GF को कोई एक टेक्स्ट सेंड करना चाहते हो, तो तुमने कुछ लिखा कि हे आई, अब है ना, जो ये तीसरा वर्ड है ये तुम्हारे ऊपर उसमें कीबोर्ड में ऊपर सजेस्ट होता है, हेलो आई, आगे जो तीसरा वर्ड है वो ऊपर सजेस्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू योर टॉक। मतलब ये जो तुम्हारा कीबोर्ड है, ये सबसे पहले तुम्हारा पूरा डेटा इसके पास रहता ही है, उस पर ट्रेन होता है, एंड उस पर ट्रेन होने के बाद ये भाई अपना जो नेक्स्ट वर्ड है वो प्रिडिक्ट कर देता है, ठीक है। तुम कुछ सेंटेंस लिख रहे हो और जो तीसरा वर्ड है या फिर चौथा वर्ड तुम्हें प्रिडिक्ट करना है वो अपने आप यहाँ शो हो जाता है,
और फिर तुम उसको क्लिक करके डायरेक्टली, तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा, यू कैन यूज़ डायरेक्टली दैट वर्ड। सो यही काम है लैंग्वेज मॉडलिंग का। नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करता है बेसिकली, ठीक है। यूजिंग द पास्ट इंफॉर्मेशन। पास्ट इंफॉर्मेशन क्या थी, इसने जितनी भी बात करी होगी अपनी वाली से, उसके ऊपर पूरा ट्रेन हुआ है एंड देन फाइनली ये दिखाता है, ठीक है। तो एक तो ये टास्क हो गया। देन वी हैव कहाँ गया, दूसरा टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अपन ने बात करी थी। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में अपन ने बात करी थी कि तुम्हारे पास कोई टेक्स्ट दे दिया जाएगा एंड देन उसको क्लासिफाई करना है कि वो किस कैटेगरी में आएगा। तुम्हारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होंगी एंड उसके बेसिस पे तुम्हें टेक्स्ट दिया जाएगा। अब तुम्हें बताना है कि ये किस कैटेगरी का टेक्स्ट है, ठीक है। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस एक पॉपुलर टास्क है, सेंटिमेंट एनालिसिस, ठीक है। इसमें क्या करता है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, तो फ्लिपकार्ट हो गया तुम्हारा। फ्लिपकार्ट पर से तुम कुछ भी प्रोडक्ट तुम ऑर्डर करते हो, तुम्हारे पास आता है एंड देन उस प्रोडक्ट को तुम यूज़ करते हो एंड उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अब एक फीडबैक देना है उनको। तो तुम कुछ रिव्यू देते हो, उस प्रोडक्ट का रिव्यू देते हो। अब वो रिव्यू तुम्हारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है, तुम्हें यूज़ केस के अकॉर्डिंग है। अगर तुम्हें अच्छा लगा प्रोडक्ट तो तुम पॉजिटिव रिव्यू दोगे, अगर तुम्हें बुरा लगा तो तुम नेगेटिव दोगे, और तुम्हें कुछ भी नहीं लगा तो तुम न्यूट्रल दोगे, ठीक है, न्यूट्रल दोगे। और मेरा एक्सपीरियंस में तो हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो तुमने रिव्यू दिया, अब ये जाके स्टोर हो जाता है डेटाबेस में, किसके, फ्लिपकार्ट के। अब फ्लिपकार्ट को मान लो किसी प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है। मान लो तुमने प्रोडक्ट मंगवाया, क्या प्रोडक्ट मंगवा सकते हो तुम, लेट्स से तुमने हेयर ऑयल मंगवाया, हेयर ऑयल। अब फ्लिपकार्ट है ना, तुम्हारी इस कंपनी को थोड़ा डेटा दे देता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ प्रोडक्ट तुम कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो फ्लिपकार्ट पे, तो तुम्हारे पास पूरा डेटा रहता है यार, क्या रिव्यू आया, कैसा रिव्यू आया। तो ये वाली जो हेयर ऑयल कंपनी है, ये क्या करती है, अपने रिव्यूज़ को एनालिसिस करती है, एनालाइज़ करती है, रिव्यूज़ को एनालाइज़ करती है। तो एनालाइज़ करना, सबसे पहले उन रिव्यूज़ को कैटेगराइज़ करना होता है, ठीक है। तुम इस रिव्यूज़ को कैटेगराइज़ करोगे, यार ये जो पर्टिकुलर रिव्यू है जो कस्टमर ने दिया है, लेट्स से कि दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड। सो अब कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव रिव्यू है, नेगेटिव रिव्यू है या न्यूट्रल रिव्यू है। तो यू कैन यूज़ NLP टू कैटेगराइज योर रिव्यू। एंड कोई भाई बंदा तो बैठा नहीं होगा, कोई किसी को बैठा दे और वो देख देख के बता दे कि ये पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, नेगेटिव है। क्योंकि एक प्रोडक्ट है, मान लो 10 लाख लोगों ने खरीदा, तो कोई बंदा थोड़ी बैठा होगा जो इस टास्क को कर रहा होगा। तो मशीन कर रही होगी ऑफकोर्स, और मशीन क्या यूज़ कर रही होगी, NLP। और NLP का भी कौन सा पर्टिकुलर टास्क, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहा हूँ ना, जल्दी जल्दी, बिकॉज थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तीसरा है अपने पास इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, इसका एक एग्जांपल, जैसे कि तुम्हारे पास कोई ईमेल आया, बहुत सारे ईमेल्स हैं तुम्हारे पास। अब ईमेल्स में कहीं कैलेंडर इवेंट लिखा होता है, तो अब तुम सारी ईमेल्स पे जा के चेक नहीं करोगे, तुम एक NLP टास्क अप्लाई करोगे जो कि इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, उसको बताओगे तुम्हें क्या चाहिए। जैसे तुम्हें सारे इवेंट्स का डेट चाहिए कि कौन सा इवेंट कब हो रहा है, तो तुम हर ईमेल पे जा के नहीं देखना चाहते, तो यू कैन यूज़ अगेन NLP। वो जाके एक्सट्रैक्ट करके लाएगा इवेंट्स को, ठीक है। चौथा अपने पास है, तीसरा एंड चौथा है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल लिख देता हूँ, बिकॉज देखो सारे टास्क के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर लर्निंग NLP इन डेप्थ इन दिस प्लेलिस्ट। सो मैं पूरा डेप्थ में बताऊँगा। और देखो इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें एक अच्छा इंजीनियर बन रहा है, अच्छा NLP इंजीनियर बनना है, या फिर कुछ भी आगे तुम्हें सोचना है, तो तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक्स की। सो एक हो गया इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इस टास्क में अपना क्या होता है कि कुछ क्वेरी देते हैं। जैसे मैंने गूगल को एक क्वेरी दी कि मैं कुछ सर्च करना चाहता हूँ, समथिंग अबाउट लेट्स से क्लाइमेट के बारे में कुछ सर्च करना चाहता हूँ कि मेरे एरिया में क्लाइमेट कैसा है। तो मैंने सर्च किया। अब गूगल का बहुत बड़ा डेटाबेस है, बहुत बड़ा। उस पूरे डेटा में से एक इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी। तुमने कुछ क्वेरी दी, तुमने ये कुछ क्वेरी दी, ये क्वेरी गूगल के पास जाएगी, गूगल का सर्च इंजन के पास जाएगी, और वो गूगल का सर्च इंजन कुछ रिट्रीव करके लेके आएगा और वो तुम्हें डिस्प्ले कर देगा। सो अगेन दिस इज NLP टास्क।
दिस इज़ ऑल्सो एन NLP टास्क, जो तुम इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके लेके आ रहे हो बहुत बड़ी डेटाबेस में से। तो एक ये टास्क हो गया। देन उसके अलावा अपने पास है कन्वर्सेशनल एजेंट्स, बात कर चुका मैं इनके बारे में। वही एलेक्सा, गूगल, वही चीज़ें। देन 6 टास्क अपने पास टेक्स्ट समराइजेशन। ये तो चैट जीपीटी भी करता है, तुम करवाते हो ना, बहुत बड़ा टेक्स्ट डाल देते होगे एंड देन तुम पूछते हो भाई इसकी समरी दिखा दो मेरे को मुझे पूरा नहीं पढ़ना, तुम इसकी समरी दे दो। तो वो भी एक NLP का टास्क है। अभी चैट जीपीटी में इंटरनली NLP काम कर रही होती, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम, तुमने कोई टेक्स्ट अपलोड कर दिया, काफ़ी सारी वेबसाइट्स है तो तुम्हें ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ तुम अपना क्वेश्चन अपलोड कर दो, क्वेश्चन एंड देन उसके बेसिस पे तुम उससे तुम अपना कुछ भी टेक्स्ट अपलोड कर दो एंड देन उसके बेसिस पे तुम उसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और वो तुम्हें आंसर देगा। सो दैट इज़ ऑल्सो अ टास्क ऑफ NLP। देन मशीन ट्रांसलेशन की बात कर ही चुके हैं अपन। machine translation and finally we have topic modeling. टॉपिक मॉडलिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसके बारे में जब अपन डिस्कस करेंगे ना डिटेल में तब बताएंगे क्योंकि इसके बारे में मेरे को भी अच्छे से आइडिया नहीं है। उसके अलावा मशीन ट्रांसलेशन तो अपन ने बता ही दिया। सो ये कुछ 7-8 बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं जो तुम्हें यूजुअली दिख जाएंगे हर एप्लीकेशन में। NLP की जो भी एप्लीकेशन तुम देखोगे हर एप्लीकेशन में तुम्हें ये दिख ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए सारे अपने पास NLP के टास्क। हम इन सारे NLP के टास्क को एक एक करके आगे पढ़ेंगे, कैसे लैंग्वेज मॉडलिंग करते हैं, कैसे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, सो चलो यार, अब अपन पढ़ते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। लैंग्वेज, व्हाट इज़ लैंग्वेज? देखो थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि अपना टास्क ही क्या है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जैसे कि अपने पास बहुत सारी लैंग्वेज है, वी हैव लॉट्स ऑफ लैंग्वेज। तो मैं थोड़ा लैंग्वेज के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। बोर नहीं होना, मैं सिंपल से तुम्हें बताऊँगा ज़्यादा टाइम नहीं लेके, बिकॉज दीज कॉन्सेप्ट्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज बेसिकली कलेक्शंस ऑफ वर्ड होता है, ठीक है। कलेक्शंस ऑफ वर्ड, दिस इज नोन एज लैंग्वेज, जिसमें कोई मीनिंग हो, दैट्स ऑल। तो अभी मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स बताता हूँ। देयर आर सम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। सिर्फ वर्ड से नहीं बनती है, वर्ड से पहले भी कुछ आता है, ठीक है। सबसे नीचे जो आता है वो आता है फोनीम्स। फोनीम्स, फोनीम्स, ठीक है। हाँ, मेरे को पता है थोड़ा नाम अजीब से लगेंगे तुम्हें, फोनीम्स। ये इसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं एक बिल्डिंग ब्लॉक तुम्हें बता देता हूँ। फोनीम सबसे बेसिक जो यूनिट है वर्ड की या फिर जो भी अपना लैंग्वेज है उसकी, वो फोनीम्स है। देन उसके बाद आता है मॉर्फीम्स, भाई मॉर्फीम्स एंड लेक्सीम्स। बायोलॉजी के जैसे वर्ड्स लग रहे होंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं बताता हूँ। लेक्सीम्स, ठीक है। देन उसका ऊपर आता है सिंटेक्स। ये तो तुम्हें पता ही होगा सिंटेक्स क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सिंटेक्स देखे होंगे। एंड फाइनली आता है अपने पास कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। चलो, तो अब सबसे पहले बात करते हैं फोनीम्स। भाई फोनीम्स होता क्या है? फोनीम्स, जैसे तुमने कोई वर्ड देखा होगा, वर्ड, सारे सेंटेंस जो बनते हैं वो वर्ड से बनते हैं, वर्ड भी फोनीम से बनते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि टॉप, टॉप ले लेता हूँ मैं, टॉप। अपन को जाना है टॉप पे, ठीक है। तो जब तुम बोलते हो टॉप तो एक छोटी सी साउंड आती होगी, ट, ट, ऐसे ट। इस ट साउंड को अपन क्या बोलते हैं? फोनीम्स। ट, ये टी है, ट साउंड को अपन बोलते हैं फोनीम, ठीक है, फोनीम। अब तुम्हें लग रहा होगा यार इतना बेसिक क्यों, ये क्या है, इसका क्या मतलब बनेगा? मैं बता देता हूँ कि मशीन जो अपनी होती है, वो मशीन जब ये वाला टास्क करती है, स्पीच टू टेक्स्ट रिकॉग्निशन, या सॉरी स्पीच टू टेक्स्ट, जब वो कन्वर्ट करती है आवाज़ को टेक्स्ट में, जैसे तुमने चैट जीपीटी से बात करी होगी कभी, तो तुम जब पूरी बात ख़त्म हो जाती है उसके बाद क्लोज़ करते हो उसको, तो तुम्हारे पास दिखाता है पूरा तुमने क्या कन्वर्सेशन करी, तो उसमें तुम्हें दिखाता है कि तुमने क्या बोला।
तो वहाँ जो तुम्हारा स्पीच है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होके रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो भाई इस टास्क को करने के लिए अपन को बहुत बेसिक लेवल तक जाना पड़ेगा, जो कि होता है फोनीम्स, ठीक है, इस टास्क को करने के लिए। नेक्स्ट आता है अपने पास मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स क्या होता है? मॉर्फीम्स तुम्हारा सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट लैंग्वेज का जिसका कोई मतलब होता है, जिसका कोई मतलब होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज which have some meaning, which have some meaning, some meaning, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है, बहुत हो गया। तो मॉर्फीम्स का जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, तुमने सुना होगा मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया है तो ये पूरा एक ही वर्ड मल्टीमीडिया, बट यार ये भी कुछ छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना है। जैसे मैं इसको काटता हूँ तो यहाँ मल्टी का अलग मतलब निकलता है, मीडिया का अलग मतलब निकलता है। तो अब मैं मल्टी को और नहीं तोड़ सकता कि मेरे को कुछ ऐसा वर्ड मिल जाए जिसका कोई मीनिंग निकले। तो मल्टी मेरा सबसे छोटा यूनिट हो गया और इसको क्या बोलते हैं? मॉर्फीम। मीडिया, इसको मैं और नहीं तोड़ सकता, इसका जो फाइनल मीनिंग निकलेगा वो भी एक मॉर्फीम होगा। तो तुम्हें बेसिक आइडिया लग गया होगा मॉर्फीम क्या होता है। और मॉर्फीम कहाँ यूज़ आता है? टोकनाइजेशन के लिए। टोकनाइज सुना होगा, टोकनाइजेशन क्या होता है, आगे पढ़ेंगे टोकनाइजेशन क्या होता है, बट मे भी तुमने सुना हो, चैट जीपीटी के बारे में एक्सप्लोर कर रहे होगे तब तुम्हें सुना होगा इतने टोकन्स, ये टोकन्स। टोकनाइजेशन बेसिकली तुम्हारा सेंटेंस को या फिर कोई भी टेक्स्ट है उसको वर्ड बाय वर्ड तोड़ना, मतलब छोटे से छोटे वर्ड में तोड़ना, छोटे से छोटे मॉर्फीम में तोड़ना, उसको अपन टोकनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टास्क है, अपन को करना पड़ेगा। देखते हैं क्यों करना पड़ेगा, आगे देखते हैं सारी चीज़ें। देन उसके बाद आता है लेक्सीम्स। लेक्सीम्स जैसे तुमने मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, जैसे रन और रनिंग। रन और रनिंग, इन दोनों का मतलब तो एक ही है यार, भाग रहा है बंदा, जीवन के लिए लड़ रहा है, भाग रहा है आगे। तो रन और रनिंग का मतलब सेम है, तो यार ये दोनों सेम कैटेगरी ऑफ लेक्सीम्स में आएंगे। लेक्सीम सेम कैटेगरी ऑफ लेक्सीम में आएंगे, ठीक है, मतलब दोनों का मतलब सेम है, तो इन दोनों कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बस ये वर्ब का डिफरेंस आ जाता है, तो वो सेम कैटेगरी ऑफ लेक्सीम में आएंगे। थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, ठीक है, इतना आइडिया अपन को नहीं लेना, पर थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब बेसिक सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। जैसे अपन इन सारे वर्ड्स को मिला के कुछ एक सेंटेंस बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर कि वर्ब कहाँ यूज़ होगी और प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ होगा, फुल स्टॉप कहाँ यूज़ होगा, तो बेसिकली वो सिंटेक्स होता है, ठीक है, ज़्यादा इसका लोड नहीं लेना। फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? उस सेंटेंस का मीनिंग, द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, द मीनिंग ऑफ सेंटेंस से, ठीक है, कि सेंटेंस तुमने जो लिखा है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, दैट इज नॉन एज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में ना दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं जिनका कुछ मतलब होता है, मैं वो वर्ड्स लिख देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट के अंदर दो वर्ड आएंगे जो अपन आगे पढ़ेंगे क्यों आ रहे हैं, क्या काम है उनका। एक आता है सिमेंटिक। सिमेंटिक, कोई भी तुम्हारे पास वर्ड है उसका सिमेंटिक क्या है? सिमेंटिक का मतलब है उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है। जैसे कि मैंने एक वर्ड दे दिया बैंक, अब तुम बैंक से क्या समझोगे? व्हाट इज़ बैंक? तुम सोचोगे यार जहाँ वही होता है बैंक, जो अपना खाता, जहाँ अपन खाता वाता खोलते हैं, जहाँ अपन पैसा जमा करते हैं, ठीक है, और जहाँ अपन सोचते हैं कि पैसा सेफ रहेगा, बट कुछ केसेस में पैसा सेफ नहीं रहता है इंडिया है भाई, ठीक है। तो जैसे बैंक हो गया, तो इसका सिमेंटिक क्या है? अपन सब जानते हैं सिमेंटिक मतलब कहाँ, वो वही जो मैंने बताया। और एक आता है पैरागमेंटिक। पैरागमेंटिक, ठीक है, इस चीज़ का मतलब होता है कि यार देखो, अगर मैंने बोल दिया रिवर बैंक, बैंक तो एक ही वर्ड है बट मीनिंग दो दो है, समझ आ रहा है? बैंक तो एक ही वर्ड है बट मीनिंग दो दो है। तो यहाँ के कि यहाँ बैंक का मतलब चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दिस वर्ड। रिवर की मतलब रिवर लगने की वजह से बैंक का मीनिंग ही चेंज हो गया।
सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम है, और इस चीज़ को बोलते हैं पैराग्मेटिक, कि मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो आसपास के कॉन्टेक्स्ट जो चल रहा है उसका, उसके बेसिस पे उस बैंक का मतलब क्या है। अब ये रिवर वाला बैंक हो गया, मतलब रिवर का किनारा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा केस है। तो तुम्हें थोड़ा समझ आ रहा है कि यार NLP इतना भी आसान नहीं है। NLP इज़ चैलेंजिंग, NLP इज़ चैलेंजिंग, इतना आसान नहीं है इसकी टास्क को सॉल्व करना। तुमने देखा होगा, तुम इनिशियली जब मशीन लर्निंग कर रहे होगे तो तुमने टेबुलर डेटा पे काम करा होगा, टेबुलर डेटा पे काम करा होगा, और तुम इजीली मशीन लर्निंग मॉडल्स को यूज़ लगा के 98 to 99% एक्यूरेसी ले आते थे, ठीक है। वो आसान चीज़ थी, ठीक है। बट यहाँ ऐसा नहीं है। NLP में तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाओगे, NLP बेसिकली क्या है, यहाँ टेक्सचुअल डेटा के साथ खेल रहे थे, सॉरी टेबुलर डेटा के साथ खेल रहे थे, यहाँ अपने पास है टेक्सचुअल डेटा, ठीक है। मशीन को नहीं पता, मशीन यहाँ टेबुलर डेटा में तो क्या होता था, नंबर्स होते थे अपने पास, मशीन नंबर्स आराम से समझ लेती है। बट यहाँ है टेक्सचुअल डेटा, और मशीन टेक्सचुअल डेटा को आराम से नहीं समझ पाती भाई, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को कुछ ऐसे नंबर्स में, और उन नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए अपन को बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। NLP में दिमाग लगाया लोगों ने, बहुत अच्छा खासा दिमाग लगाया है, बट फिर भी बहुत पिटफॉल्स अभी भी है NLP में, वो अपन डिस्कस करेंगे। कुछ छोटी मोटी चीज़ें क्या है। तो जब तुम NLP में मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगा के कुछ आंसर निकाल दो, तो ये इतना आसान नहीं है कि 98% to 99% तुम एक्यूरेसी बड़ी आसानी से ले आओगे, नहीं, इतना आसान नहीं है भाई। यहाँ तुम जब कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहे, मशीन लर्निंग मॉडल यूज़ कर रहे हो, तो 40 से 50% एक्यूरेसी आएगी 40 से 50%, और ये इनफ नहीं है। तो इस वजह से NLP में बहुत काम अभी बाकी है, और अब देखते हैं कि यार वो काम है क्या, वाई NLP इज चैलेंजिंग। तो मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दूंगा और उसके बेसिस पे तुम्हें समझाऊंगा कि वाई NLP इज चैलेंजिंग। सबसे पहली चीज़ आती है NLP में, वो है एम्बिग्विटी। अब यहाँ इंटरेस्ट आएगा तुम्हें, एम्बिग्विटी, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, एम्बिग्विटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग, एक सेंटेंस की मीनिंग की अनसर्टेनिटी। मतलब मैं तुम्हें एक सेंटेंस दूंगा, उसका बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें इस एग्जांपल को समझना। आई कॉट हर फिश। तुम्हें इस एग्जांपल को सुन के क्या समझ आ रहा है? तुम सोच रहे होंगे कि यार आई कॉट हर फिश, मैंने उसको फिशिंग करते हुए पकड़ लिया, ठीक है, मैंने उसको फिशिंग करते हुए पकड़ लिया। आई गॉट हर फिश, मैंने उसको फिशिंग करते हुए पकड़ लिया। बट इसका एक और मीनिंग हो सकता है, मैंने उसको फिशिंग करते हुए पकड़ लिया, बट इसका एक और मीनिंग हो सकता है, आई गॉट हर फिश, मैंने उसकी फिश को पकड़ लिया मैंने उसकी फिश को पकड़ लिया, समझ रहे हो, मैंने उसकी फिश को पकड़ लिया। और इनिशियली क्या बोला, आई गॉट हर फिश, मैंने उसको फिशिंग करते हुए पकड़ लिया। तो डिफरेंस आ रहा है दो वर्ड्स में। भाई मेरी मशीन कैसे समझेगी कि क्या बोलना चाहते हैं सेंटेंस, जब अपन को ही नहीं समझ आ रहा है, इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं। अपन क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे कि उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में क्या चल रहा है। तो मेरी मशीन भी जाएगी और वो पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखेगी, भाई क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, और फिर उसके बेसिस पे डिफाइन करेगी कि मेरा ये जो सेंटेंस है इसका रियल मीनिंग क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ मशीन को कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा, एंड दैट इज़ द टफ पार्ट, ठीक है, इतना आसान नहीं है। जैसे ईडियम ले लेते हैं, कुछ ईडियम्स के साथ खेलते हैं। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, चलो मेरे पास ये एक बुक है जो मैं पढ़ रहा था, यहाँ देखो ये एक चीज़ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, समझना इसको। अब मेरे पास एक सेंटेंस है, देखो, द मैन कुडंट लिफ्ट हिज सन बिकॉज ही वॉज सो वीक। द मैन कुडंट लिफ्ट हिज सन बिकॉज ही वॉज सो वीक। अब अपन को समझ आ रहा है कि इसमें वीक कौन है, मैन है, ठीक है। अब मैंने इस सेंटेंस को चेंज कर दिया, नीचे वाले सेंटेंस पे आओ, द मैन कुडंट लिफ्ट हिज सन बिकॉज ही वॉज सो हैवी। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन पूछा हु वॉज हैवी, तो अपन को समझ आ रहा है कि ये सन हैवी है। बट अब मैं अपनी मशीन को इस डेटा पे ट्रेन करता हूँ, सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस पे ट्रेन करता हूँ, और मैंने ये छोटी सी चीज़ चेंज कर दी बस, वीक की जगह हैवी। और अब मैं पूछ रहा हूँ कि हु इज़ वीक एंड हु इज़ हैवी,
तो अब तुम देखो यार, जो ये सेंटेंस है, उस सेंटेंस को मैं कॉपी करके तो नहीं ला सकता, बट मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। ये सेंटेंस सबसे पहले वेक्टर्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अंदर इंटरनली एनएलपी में अपन ये करते हैं कि सेंटेंस को सबसे पहले वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। अब एक वेक्टर ऐसा बनेगा, और यहाँ तुम सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस आया है, सिर्फ वीक की जगह मैंने यहाँ हैवी लगा दिया, हैवी लगा दिया, तो दोनों जो वेक्टर बनेंगे वो मेरे बहुत क्लोज बनेंगे। तो मेरी मशीन तो समझेगी यार ये दोनों वेक्टर सेम है। अब मैं इस मशीन से पूछ रहा हूँ कि हु इज़ हैवी, हु इज़ हैवी, मेरी मशीन तो बोलेगी जो फर्स्ट का आंसर था, जहाँ मैन वीक था, इस वजह से वो अपने बच्चे को उठा नहीं पा रहा था, तो यार ये तो सेम ही दिख रहा है, तो मैं इसका आंसर कह देता हूँ मैन, मैन हैवी है। तो मेरी मशीन तो यहाँ पगला जाएगी कि यार वेक्टर तो सेम आ रहे हैं, मतलब दोनों मीनिंग तो सेम आ रहे हैं यार दोनों सेंटेंस के, तो मतलब आंसर भी सेम ही होना चाहिए। बट यार ये दोनों सेंटेंस बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। ऐसे तुम ऐसे बहुत सारे सेंटेंस मिल जाएंगे, मैं तुम्हें ये जो फ़ोटो है या फिर ये जो इस बुक का लिंक है वो मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है? इसमें बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया भाई, एम्बिग्विटी। तुम आसानी से नहीं समझा सकते एक मशीन को, क्योंकि सिर्फ़ एक वर्ड चेंज होने से, सिर्फ़ एक वर्ड यहाँ, सिर्फ़ एक ही तो वर्ड चेंज हुआ है, वीक की जगह हैवी आया है, और इसकी वजह से पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया। तो ये थोड़ा एम्बिग्विटी है यहाँ। नेक्स्ट, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ तुम्हें, क्रिएटिविटी। दूसरा है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में जैसे कि पोएम्स, पोएम्स, कवि कविता लिखता है, पोएम्स लिखता है, तो भाई वो पोएम्स कैसे लिखी जाती है? क्रिएटिविटी, उन्होंने कुछ सोचा होगा, फिर उसको कन्वर्ट करा होगा और फिर उसको लिखा होगा। हम ही खुद समझ नहीं पाते कुछ पोएम्स को, मशीन को पोएम्स समझाना इज़ वेरी टफ टास्क। तो यहाँ मशीन फेल होती है। तुम अभी चैटजीपीटी से पूछोगे पोएम क्रिएट कर देगा वो, बिकॉज़ अभी सॉल्व कर लिया गया वो टास्क, ठीक है। बट कैसे सॉल्व किया गया, उसके पीछे क्या-क्या चैलेंजेस थे, और वो सारा देखेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ है डाइवर्सिटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, डाइवर्सिटी। अब अपने पास जैसे मैंने बताया था कि भाई कुछ 7,000 के आसपास लैंग्वेज है, 7,500 एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, बट 7,000 के आसपास लैंग्वेज है पूरी वर्ल्ड में अभी करंटली। बट अपन सिर्फ अभी तक सिर्फ 250 लैंग्वेज के आसपास पे ही काम कर पाए। जैसे गूगल ट्रांसलेट है तुम्हारा, वो मे बी, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, 200 लैंग्वेज पे वो काम कर सकता है बस। और तुम सोचो एक 7,000 और 200 कितना डिफरेंस है। तो यहाँ तक अचीव करना, यहाँ तक पहुँचना इज़ ऑल्सो अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, एंड दैट इज़ वाई एनएलपी इज़ चैलेंजिंग। इतनी आसान नहीं है एनएलपी। एम्बिग्विटी वर्ड्स, सार्केज़्म, सार्केज़्म करते हैं, इंस्टा पे देखते होगे बहुत सारे सार्केज़्म मीमीज़ आते हैं, मीम्स आते हैं, उनको समझना, उनको हम ही नहीं समझ पाते आसानी से, तो मशीन कैसे समझेगी? तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अभी काम चल रहा है, बहुत हैवीली काम चल रहा है एनएलपी पे, और आने वाले टाइम में अपन देखेंगे भी इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली अपन ने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, अब अपन वीडियो के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड अब थोड़ा सा पार्ट बचा है, जो कि है कि अपन मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इन सारे एनएलपी टास्क को करने के लिए अपन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड कुछ प्री ट्रेन्ड मॉडल्स होते हैं, प्री ट्रेन्ड मॉडल्स, वो मैं बताता हूँ अभी क्या होता है। उन सारी चीज़ों को यूज़ करके अपन एनएलपी के टास्क को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग में अब मैं होप कर रहा हूँ कि यार तुम लोगों ने मशीन लर्निंग पढ़ी होगी, डीप लर्निंग भी पढ़ी होगी बिफोर जंपिंग ऑन एनएलपी, बिकॉज एनएलपी क्या है, सिंपली द एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। अगर तुमने नहीं पढ़ी तो मैं नीचे रिसोर्स अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से तुम जाके सबसे पहले वो पढ़ो, बिकॉज जब तक वो नहीं पढ़ोगे तो कैसे एनएलपी के टास्क सॉल्व करोगे, ठीक है। तो उनके बारे में पहले पढ़ो, रेकमेंड करता हूँ मैं। देन उसके बाद तुम फिर एनएलपी पे आना, ठीक है। मैं भी ट्राई करूँगा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की वीडियोस बनाने के लिए, तुम अगर रिक्वेस्ट करोगे तो। उसके अलावा फिर एनएलपी देखते हैं। तो मशीन लर्निंग मॉडल्स अपन यूज़ करते हैं मोस्टली, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, क्लासिफिकेशन टास्क के लिए, कि जैसे टेक्स्ट क्लासिफाई करना है मेरे को, तो उन टास्क के लिए मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज़ करते हैं अपन। रैंडम फॉरेस्ट हो गया, ऑनसॉम्बल टेक्निक्स हो गई,
ऑन्सेम्बल टेक्निक्स हो गई जिधर अपन बहुत सारे मॉडल्स की पावर एक साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। डीप लर्निंग में मोस्टली अपन आरएनएन्स का यूज़ करते हैं, आरएनएन्स का, सीएनएन का भी यूज़ करते हैं। तुम सोचोगे सीएनएन तो, अगर किसी ने डीप लर्निंग पढ़ी है तो वो सोचा होगा सीएनएन तो इमेज क्लासिफिकेशन के काम आता है, बट नहीं, उसको अपन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड वी विल सी कि कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। डीप लर्निंग, फिर आता है एलएसटीएम जो कि आरएनएन का ही पार्ट होता है एक, और फिर आता है जीआरयूज, देन फाइनली अपने पास आता है ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके अपन वो टास्क सॉल्व करते हैं। देन लास्टली अपने पास आता है प्री ट्रेन मॉडल्स, जैसे कि ओलामा हो गया, ओलामा, जीपीटी, ये सारे प्री ट्रेन मॉडल्स हैं। प्री ट्रेन मॉडल्स का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी जाइंट्स कंपनी जैसे चैट जीपीटी हो गया, या फिर सॉरी चैट जीपीटी इज़ नॉट अ कंपनी, ओपन एआई हो गया, गूगल हो गया, इन्होंने बड़े बड़े मॉडल्स को ट्रेन कर रखा है इनिशियली। जैसे जेमिनाई के अंदर बर्ड यूज़ होता है, ठीक है, बर्ड। तो इन्होंने क्या किया कि मॉडल्स को ट्रेन कर दिया है बहुत सारे डेटा पे, बहुत सारे डेटा मतलब इंटरनेट से उन्होंने बहुत सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करके उस पर मॉडल को ट्रेन कर दिया है, एंड देन फाइनली अपन को वो प्रोवाइड कर देंगे। देन फिर अपन को कोई मॉडल्स को यूज़ ट्रेन नहीं करना पड़ेगा स्क्रैच से, वी कैन जस्ट फाइन ट्यून दिस, फाइन ट्यूनिंग पढ़ेंगे कैसे करते हैं मॉडल्स की, एंड देन ईजिली प्रिडिक्ट द रिजल्ट्स। बट भाई वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे अगर तुम्हारा कुछ एक पर्टिकुलर टास्क करना है तुम्हें सॉल्व, तुम किसी कंपनी में जॉब करते हो और वो कंपनी का कुछ पर्टिकुलर डेटा है, तो वहाँ तुम्हारा प्री ट्रेन मॉडल काम नहीं आएगा। तुम कोई जनरल टास्क कर रहे हो, वहाँ तुम्हारा मॉडल काम आ सकता है, बट तुम अपनी कंपनी के डेटा पे प्री ट्रेन मॉडल को यूज़ कर रहे हो तो नहीं होगा वहाँ तुम्हें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मॉडल्स के बारे में अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। फाइनली इतना काफ़ी आज के लिए वीडियो में, बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। तुम देख लेना, यहाँ तक अगर तुम आए हो तो ऑफकोर्स लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार, नया चैनल है और वीडियोस आते रहेंगे 1-2 दिन के गैप पे, टाइम मिलता रहेगा मैं बनाता रहूँगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा चीज़ देखेंगे भाई, डीप लर्निंग मॉडल जो हैं वो फेल होते हैं, पता है। आज भी एनएलपी के टास्क पे इतनी प्रोग्रेस होने के बाद भी एनएलपी के टास्क पे डीप लर्निंग फेल होती है। मशीन लर्निंग को अब भी प्रायोरिटी मिलती है एनएलपी पे। अपन देखेंगे क्यों ऐसा होता है, छोटा सा देखेंगे उसके बारे में, एंड देन उसके बाद अपन जंप कर जाएंगे टेक्स्ट को प्री प्रोसेस कैसे करते हैं। मतलब मेरा जो मॉडल है उसको ऑफकोर्स टेक्स्ट अच्छा खाना चाहिए, टेक्स्ट क्लीन चाहिए, क्लीन डेटा चाहिए, क्योंकि तुमने वो कहावत सुनी होगी गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। तो अपन को टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद जंप कर जाएंगे टेक्स्ट को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, तो इसका खुद का फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। देन उसके बाद अपन मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइनली अब मैं रैप अप करता हूँ वीडियो को। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।